बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो आपको वीडियो में चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ जो है ये समझ लें कि एक कंप्यूटर है। ये 1985-86 के ज़माने का कंप्यूटर है, तो आप इसको बाआसानी एक विंटेज कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको इस विंटेज कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ना, तो वो ये है, ये पर्सनल हिस्ट्री है कि जब हम छोटे थे तो हमारे डैड ने हमें ये लेके दिया था। उस वक्त हम यूएई में रहते थे, दुबई में। तो दुबई में एक इलाका है, उसका नाम है डेरा दुबई या बार दुबई या डेरा दुबई, इसी तरह ही है। उधर इस कंप्यूटर की कंपनी की शॉप थी, तो उस शॉप से ये कंप्यूटर लिया गया था 1987 में। आया ये 1985-86 में था, लेकिन 87 में वहाँ से ये बाय किया गया था 1000 दिरहम का, जो आजकल के 70-80 हज़ार रुपये बनते हैं। खैर, ये लिया गया था और इसके साथ एसेसरीज़ जो थी वो, एक तो ये है कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर देखें, बस इतना सही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। साथ इसकी ये पावर सप्लाई है, ये जो इसके साथ आई थी, और साथ है कि इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स हैं, और ये साथ इसकी लोडिंग के लिए कैसेट्स वगैरह। अच्छा, अब ये कंप्यूटर क्या है, ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताता हूँ कि पुराने लोगों को तो शायद पता हो। आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 भी नहीं, 35 साल पहले एक कंप्यूटर हुआ करता था, उसका नाम होता था कोमोडोर 64। तो ये कोमोडोर कंपनी का नहीं है, ये है सिनक्लेयर का, ठीक है ना। लेकिन ये है वही चीज़, बस ये ज़रा उससे थोड़ा सा एडवांस है। वो ज़रा इससे कम एडवांस था, ये ज़रा सा ज़्यादा एडवांस है। वो क्या था, वो एक बहुत मतलब कि बेसिक था। ये भी बेसिक ही है, ये मतलब कि आजकल के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त के मुकाबले में ये उससे कम समझ लें कि डबल है। उसके अंदर जो प्रोसेसर होता था ना, वो 1 मेगाहर्ट्ज़ का होता था या 1.2 मेगाहर्ट्ज़ का, कोमोडोर 64। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का, यानी कि उससे 3 गुना बड़ा प्रोसेसर। उसकी जो टोटल मेमोरी होती थी वो 64K होती थी, इसकी 128K है। ये ZX स्पेक्ट्रम है, ये टीवी पे भी चल जाता है, वो सिर्फ मॉनिटर पे चलता था, वगैरह वगैरह। तो अब अगर हम मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि ख़ासतौर से नई जनरेशन को, पुरानी जनरेशन को तो इन चीज़ों का अच्छी तरह पता है, लेकिन जो नई जनरेशन है ना, उसके लिए ये बात काबिल गौर होगी कि मेगाहर्ट्ज़ के बारे में अगर बात की जाए तो ये देखिए, ये एक मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, 3-4 साल पुराना है। अगर आप गौर करें तो इसके जो मैंने खोला हुआ है, इसके स्पेसिफिकेशंस जो हैं, तो आपको नज़र आएगा 1.8 GHz ऑक्टा कोर CPU, ठीक है ना। ये जो CPU है 1.8 GHz ऑक्टा कोर, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8 एंड 1.8 गीगाहर्ट्ज़। तो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के 8 प्रोसेसर्स कोर बाय कोर ऊपर नीचे रखे हुए हैं इस मोबाइल फ़ोन में, इस सेल फ़ोन में। और इसका साइज़ देखें इस कंप्यूटर के हिसाब से, देख रहे हैं आप। अब इतने से कंप्यूटर, इतने से सेल फ़ोन के अंदर 1.8 GHz के 8 प्रोसेसर्स, और इसके अंदर 3.5 मेगाहर्ट्ज़, सिर्फ मेगा, गीगा नहीं, 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर। तो आप हिसाब लगा लेंगे ये क्या करता है और उसके मुकाबले में ये क्या है, ठीक है ना। एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन जो है ना, इसके प्रोसेसर इस तरह के कोई 1000 प्रोसेसर हो तो शायद इसके लेवल पर आए। अच्छा, अब ये कंप्यूटर जो है ना, ये हो या कोमोडोर 64 हो, ये बेसिकली बेसिक लैंग्वेज के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ बेसिक लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिक लैंग्वेज को आप नेट पे देख लीजिएगा, बेसिक लैंग्वेज क्या होती है। वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस इन द कंप्यूटर सिस्टम थी। तो अब तो हम ना थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का इसका प्रोसेसर है और 128K इसकी टोटल मेमोरी है, मतलब कि रैम।
128 किलोबाइट्स, ये कोई 8 GB या 4 GB या 2 GB या 1 GB नहीं है। 128 किलोबाइट्स यानी कि 0.1 मेगाबाइट टोटल मेमोरी है इसकी, ठीक है ना। और ये ZX स्पेक्ट्रम जो है ये बेसिकली इसके कलर कोडिंग के लिए कलर आउटपुट देता है, और ये सिनक्लेयर इस कंपनी का नाम है, और मेड इन ये ताइवान है। अब अगर हम इसके बाहर के जो ऑप्शंस हैं उस पर आ जाएं तो ये तो हो गई जी इसकी 9 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये इसकी एक्सपेंशन कोई चीज़ एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब कितना सिंपल सा सीधा ही ना, वो आप गौर करें तो PCB के ऊपर ही आप कोई चीज़ फिक्स कर दें, कोई सॉकेट नहीं लगी हुई। साथ इसके ये दो हैं, ये कीपैड के लिए है क्योंकि इसमें कीपैड नहीं है, और ये MIDI RS2 पता नहीं क्या कुछ भी है। ये इसकी मॉनिटर आउटपुट है। उस ज़माने में जो मॉनिटर होते थे वो VGA भी नहीं होते थे, वो बस मॉनिटर ही होते थे। तो ये वो RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो ये वो आउटपुट देता है। उसके साथ अगर आप आ जाएँ तो आप, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट टीवी में लगा लें, और हम भी इसको टीवी में ही लगाते थे। और ये है साउंड आउटपुट, अगर आपने हेडफोन वगैरह लगाने हैं तो इसमें लगा लें, वरना टीवी से तो आवाज़ ये देता ही था, टीवी का स्पीकर यूज़ हो जाता था। तो ये इसकी इस साइड पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये जॉयस्टिक 1 जॉयस्टिक 2 और रीसेट। अच्छा, इसमें गेम्स भी आप खेल सकते थे। ये गेम्स हमने भी इस पे ज़्यादातर गेम्स ही खेली हैं, पढ़ा लिखा हमने इस पे कम ही है, बस ABC हमने सीख ली टाइप करने का। एक ये हमारे पास सोल्यूशन था, एक हमारे पास टाइपराइटर हुआ करता था। तो समझ लें कि हमारे लिए बस ये एज अ टाइपराइटर था जो कि हम कंप्यूटर में लिख लेते थे, बट वी डिडंट न्यू हाउ टू सेव दैट ABC, वी डिडंट न्यू हाउ टू प्रिंट दैट ABC बिकॉज वी डिडंट हैव अ प्रिंटर, और ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, बस यही था। अच्छा, अब इस कंप्यूटर के अंदर जो डाटा इन करने का तरीका है ना, वो है जनाब अली ये, और ये इसकी ओरिजिनल कैसेट्स हैं, ये गेम्स की कैसेट्स हैं, ठीक है ना। आप ये गेम निकालें, आप ये कैसेट निकालें, इस कैसेट को आप इसके अंदर डालें इस तरह करके, ठीक है, और फिर आप प्ले का बटन दबा दें। तो यहाँ से आप ये J लोड का बटन दबाएं, ये लोड लिखा हुआ है J के ऊपर, ये आप सिंबल शिफ्ट और ये पता नहीं कैप शिफ्ट, अब भूल गया मुझे, लोड दबाते थे तो ये लोड करना शुरू कर देता था, और ये 3 4 5 मिनट के अंदर ये कैसेट जब पूरी लोड हो जाती थी ना, अब आप ये देखें ये इस तरह से लोड होगी इस साइड से, क्योंकि ये यूं चल रही है, दोनों साइडों पे एक ही गेम है। तो ये इस पर लोड हो जाती थी कंप्यूटर पे, और फिर आप गेम खेल सकते थे, ठीक है। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं लोड तो नहीं करके दिखा सकता, मैं आपको इसको चला के नहीं दिखा सकता। उसकी रीज़न ये है कि जिसे कहते हैं मेरे पास RF लीड नहीं है, यहाँ जो लीड लगती है ना वो नहीं है, और मुझे नहीं पता कि मेरा जो स्मार्ट टीवी है उसके अंदर ये RF की ऑप्शन है भी कि नहीं। अगर हुई तो मैं ज़रूर कभी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करके दिखा सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई डोंट हैव एन RF लीड। खैर ये ऑन होता है, ठीक है, बल्कि मैं आपको ऑन करके दिखाता भी हूँ। तो ये मैं इसकी पीछे लीड लगा दूँ ज़रा, और यहाँ से इसकी लगाता हूँ पावर सप्लाई। इसको हम बॉक्स से ना साइड पर कर देते हैं। ये लग गई जी इसकी पावर सप्लाई, और अच्छा जी ये इसकी लूज़ है, देख रहे हैं आप, ये ऑन हो गया। और ये देखें ये इसका जो है सिस्टम, नहीं यूँ चलता होगा, हाँ ये देखें इस तरह चलेगा। अब ये लो जी, क्यों नहीं चल रहा है, चलता तो है, बस जी वही फॉल्ट, ये भी तो आखिर 30 साल से पड़ा हुआ है ना। तो मसला प्रॉब्लम इसमें भी यही आ रही है कि इसकी मोटर में इतनी, वो जो बेल्ट है उसमें इतनी पावर ही नहीं है कि ये उसको चला सके।
लेकिन ठहरे हम एक दफ़ा इसको फिर ट्राई करते हैं। कोई और कैसेट डाल के देखते हैं, हो सकता है कि कैसेट टाइट हो। ये वाली डाल के देखते हैं। ये पंची है बाय मिस्टर माइक्रो। मामलात ख़राब हैं। नाज़रीन, ये जो टेप है ना, ये कैसेट प्लेयर इसका ख़राब हुआ हुआ। खैर ओवरऑल ये ऑन हो रहा है, जैसे कि आपको इसकी ये लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। और ये देखें, ये इसकी ये चीज़ भी जो है ना लूज़ है। तो खैर इसकी खोल के इसकी बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी। बेल्टें ख़राब हैं क्योंकि ये इतनी पुरानी जितनी भी आइटम्स हैं ना इस तरह के, मेरे पास कैसेट प्लेयर्स हों या जो मर्ज़ी हो, सब में फ़ॉल्ट एक ही है कि इनकी बेल्ट्स ख़राब हैं। तो इसकी भी बेल्ट ही ख़राब होगी, पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें। तो खैर ये है कंप्यूटर और ये है इसकी गेम्स। ये ऑडियो कैसेट है, अगर आप देखें गौर से तो इट इज़ नॉट मोर देन एन ऑडियो कैसेट, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट की है या 4 मिनट की, बहुत थोड़ी सी है। ये 4-5 मिनट में कंप्यूटर लोड कर देता है। और हर कैसेट के अंदर ना लोडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। आप ज़रा गौर करें, ये सारी ना लोडिंग इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी होती हैं। लोडिंग इंस्ट्रक्शन: टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड सेलेक्ट 48K मोड बाय प्रेसिंग कर्सर अप द की टू द राइट ऑफ द स्पेस बार फॉलोड बाय एंटर। द मैसेज 1982 Amstrad will appear. Press J and the words load will appear on the screen. Press enter and the screen should go blank. Place the rewound tape in the decoder and press play. After a short while, the edge of the screen will change color and some writing will appear at the top of the screen. The program will then start to load and everything will run automatically. Instructions, अच्छा अब ये बकाया दूसरी लैंग्वेजेस में है, तो ये इसके ऊपर जो है ना लिखा हुआ है। तो ऐसे इसमें जो है ना गेम लोड होती थी और चलती थी। अब ये कौन सी एलियन डिस्ट्रॉयर? एलियन डिस्ट्रॉयर इसका वो है ही नहीं। बाकी ये वाली गेम हमने बहुत खेली है, क्रेजी गोल्फ। इट वाज अ वेरी नाइस गेम विद वेरी लो। आपको नज़र आ रहा है ना कितने खूबसूरत ग्राफिक्स बने हुए हैं इसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई ग्राफिक नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ जो है ना गेम डेवलपर का जो इमेजिनेशन है ना, उसने अपनी इमेजिनेशन को पेंट किया हुआ है, वरना ये ग्राफिक्स नहीं थे। अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आ रही है। अंदर तो एमी चकोर चकोर से डब्बे होते हैं और ऊपर यूं एलियंस के जो जहाज़ हैं आगे पीछे हो रहे होते हैं और नीचे आपका जहाज़ होता है और आप गोलियां मार रहे होते हैं। दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके अंदर जनाब पूरी वाइट स्क्रीन है और सर्कल सर्कल से बने हुए हैं। एक छोटा सा बॉल है, आप सेट करके ये जो गोल्फ की हॉकी है उससे गोल्फ बॉल उड़ाते हैं। वो उड़ता भी नज़र नहीं आता, सिर्फ बॉल जाता है एक जगह से दूसरी जगह नज़र आता है, बस इसी तरह ही है। इसी तरह अब ये ट्राइगर आइसलैंड तो मुझे भूल ही गई है क्या थी, खेली होगी पर अब याद नहीं। और इसके साथ ये द शेप ऑफ डूम, दुनिया की सबसे फजूल गेम, क्योंकि इस गेम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल। इंतहाई दकियानुसी गेम है ये। और ये जो कैसेट है ना, ये वो कैसेट है कि इसके इस साइड पे भी गेम्स हैं, इस साइड पे भी गेम्स हैं। और ये है इसके अंदर जो गेम्स हैं ना उनके नाम सारा कुछ जो साथ आया था इस कैसेट के। ये समझ लें कि रिप यूँ में से कि चोरी की गेम्स, वो तो ख़रीदी हुई गेम्स है ना ये वाली, ये या कंप्यूटर के साथ आई हुई गेम्स हैं। ये वाली गेम जो हैं ये मतलब ये कि किसी और से टेप पे रिकॉर्ड करके ना तो गेम्स इसमें डाली हुई हैं। अच्छा, ये मज़े की बात बताऊं, इसके अंदर अगर आप गानों वाली कैसेट डाल दें ना और चला दें तो टीवी पे गाने भी लगना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ आवाज़। क्योंकि ज़ाहिर बात है आवाज़ रिकॉर्ड है तो आवाज़ ही, वीडियो शीडियो का इसमें कोई चक्कर नहीं है। किसी किस्म की कोई वीडियो ये चला भी नहीं सकता। और अगर आप इसको गलती से कोई चलाने के लिए वीडियो दे भी देंगे ना तो समझ लें कि फिर आप भूल जाएंगे ये कुछ कर सकता है, ये वहीं फौत हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ इतना है ही नहीं। इसकी टोटल रैम आप देखें कितनी है, इसका प्रोसेसर देखें कितना छोटा है। ग्राफिक्स के लिए तो ये बिल्कुल डेड हैं ये चीज़ें। ग्राफिकल काम इस पर आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। जो आपको बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो आप ग्राफिक डेवलप कर सकते हैं दैट इज़ इट,
फॉर दिस वन। खैर आजकल के ज़माने के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त के ज़माने के लिहाज से दिस वॉज समथिंग। मतलब ये कि उस वक्त ऐसा ही सब कुछ चलता था, इतना ही होता था। इसके बाद जो कंप्यूटर आया था ना, वो मतलब ये कि मल्टीटास्किंग में, अच्छा ये ना सिंगल टास्क है, मतलब कि आप इसमें मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। और तो और मज़े की बात बताऊँ, इसमें वायरस भी नहीं आ सकता। वजह ये कि इसमें प्ले और रिकॉर्ड करने का कंट्रोल आपकी उंगली के पास है। जिन कंप्यूटर्स में वायरस आता है ना, तो ऑब्वियसली आप एक फ्लॉपी डिस्क अंदर डालते हैं, फ्लॉपी डिस्क जो है वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होती है, सॉफ्टवेयर उसको खुद ब खुद ऑन करता है और फिर फ्लॉपी डिस्क को पढ़ना शुरू कर देता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब तक आप प्ले दबाएंगे नहीं, उस तक कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं। और अगर कंप्यूटर पढ़ गया, फ़र्ज़ करें वायरस घुस गया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से रीसेट का बटन दबा दें, सब कुछ साफ़। गलती से भी अगर ये जिस तरह तार हिल रही है ना इधर जो मैंने आपको दिखाया, अगर मैंने कोई कंप्यूटर लोड किया हुआ है, कोई प्रोग्राम इस पर लोड किया हुआ है और तार हिल गई, तो वो कंप्यूटर ज़ीरो पे आ जाएगा। एवरीथिंग क्लीन, दोबारा से स्टार्ट करें सारा कुछ। तो ये इस तरह का ही होता है। तो आपने अगर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करना है तो वो भी मैनुअली होगा। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें एक कैसेट डाली, नाउ यू वांट टू प्रेस अ रिकॉर्ड बटन। तो अब ये देखें, ये सारी कैसेट्स के ना ये टूटे हुए हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड बटन दबाऊंगा भी तो नहीं दबेगा, लेकिन मुझे पता है इसका लीवर इधर लगा होता है। अगर मैं इस लीवर को दबाऊं तो ये रिकॉर्ड का बटन दब जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड के बटन के साथ प्ले का बटन ऑटोमेटिकली दब जाएगा। अब ये दबाऊंगा मैं तो वो प्रोग्राम जो है वो इस कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड होगा, कंप्यूटर खुद से इसको नहीं दबाएगा। ठीक है, हालांकि आजकल के कंप्यूटर्स या आज इसके बाद जो फ्लॉपी डिस्क वाले कंप्यूटर्स होते थे वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होते थे। आप सॉफ्टवेयर से कमांड देते थे तो फ्लॉपी डिस्क चल पड़ती थी। ठीक है, सिर्फ आपके पास जो हाथ से कंट्रोल करने की ऑप्शन होती थी वो होती थी इजेक्ट की, कि आपने फ्लॉपी डिस्क बाहर निकालनी है, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी। तो ये इसके अंदर ना वायरस घुस सकता है ना, मतलब ये वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होगा इन्फेक्ट। खैर, पॉइंट इज कि इसके बाद आया था जो नेक्स्ट कंप्यूटर था ना, वो जो मल्टीटास्किंग में आया था, वो था XT। XT वॉज एट 4.77 MHz और उसकी जो रैम थी वो 16 MB तक एक्सटेंडेबल हो जाती थी। वो मल्टीटास्किंग था। उस वक्त तक हार्ड डिस्क नहीं आई थी। उसके बाद या आई भी थी ना, तो वो समझ लो कि 5 MB 6 MB या 10 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती थी, और जिसका साइज़ इस कंप्यूटर से भी बड़ा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर आया था ना, वो आया था 286 की 6 मेगाहर्ट्ज़ से 25 मेगाहर्ट्ज़ तक 286 की जो ना वो थी प्रोसेसर की स्पीड, और उसमें 2 MB तक रैम थी, और जो उसमें मतलब कि एक्सटेंडेबल आप उसको कर सकते थे। अच्छा, और जो 286 था वो 16 बिट कंप्यूटर था, और जो XT था वो भी 16 बिट कंप्यूटर था। ये जो था ये 8 बिट है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आया था ना, वो आया था 386, वो 32 बिट था, और उसकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती थी ना, वो 12 MHz से लेकर 45 MHz तक होती थी। उसके बाद आया था 486, और फिर आया था पेंटियम। तो 486 भी के अंदर भी अगर आपके पास DX4 भी है और आपकी रैम भी जो है वो 16 MB है, इसके बावजूद आप उस पर वीडियो नहीं चला सकते थे। और अगर चला भी सकते थे ना, तो इंतहाई थके हुए ग्राफिक्स के साथ वो वीडियो चलती थी, और कंप्यूटर को चलाने के लिए उसको बार बार बफरिंग में जाना पड़ता था, और 1 मिनट की वीडियो समझ लो 5 मिनट में ख़त्म होगी। इतने बुरे हाल थे उन कंप्यूटर्स के। फिर जब आया ना पेंटियम 100 या पेंटियम 133 या 166 MHz, उस पर फिर वीडियो कुछ बेहतर चल पड़ती थी, लेकिन उसमें भी अगर कंप्यूटर के पंखे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, फ़ैन को, CPU के, तो फिर वीडियो रुक जाएगी।
तो वो भी इस काबिल नहीं था। ये जो वीडियो चलाने वाले कंप्यूटर्स थे ना, ये वो थे जो 266 MHz से ऊपर थे, या जिनका अपना ग्राफिक प्रोसेसर था। वरना पहले एक ही प्रोसेसर होता था, ग्राफिक प्रोसेसर अलहदा नहीं होते थे, और उसी प्रोसेसर ने ही सारा काम चलाना होता था। तो ये है जनाब जी कंप्यूटर की छोटी सी हिस्ट्री। उसके बाद तो अब तो आपको पता है ना, कोर i7, कोर i9 और कोर i5 और कोर i3, ये फिर जनरेशन्स। अब अगर आप इसको कहें इसकी जनरेशन नापें तो ये फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, ये -3 जनरेशन में आएगा। अगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक बात करूं तो ये मतलब कि इतनी लो लेवल की टेक्नोलॉजी है, बट इट इज़ समथिंग वेरी विंटेज और इट्स कलेक्टेबल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी यादगार है। इसके ऊपर हमने बड़ी गेम्स खेली हैं एंड वी लव दिस थिंग स्टिल। कभी मेरा मूड बना ना तो मैं इसको एक्टिव करके ऑन करके ये गेम्स एक दफ़ा दोबारा अगर तो चल पड़ी। आपको पता है ये मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं ना, ये पड़ी रहें या इनके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो इनके ऊपर से डाटा डिलीट हो जाता है। खा वो गाने हों या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो या वॉइसेस हों, वो ख़राब हो जाती हैं। अब मुझे नहीं पता इनके एसेट्स का क्या स्टेटस है, ये तो जब हम कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर पढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अदरवाइज़ हमें नहीं समझ आएगी ये क्या है। लेकिन खैर, हम गेम्स कोड कर सकते हैं, कोडिंग करके बना सकते हैं, फिर उसको हम चला सकते हैं, नई कैसेट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या क्या पता ऑनलाइन कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हों जिससे हम डेटा रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लें, या आम ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके फिर इसमें डालें और शायद ये चल पड़े। पॉसिबिलिटीज़ है, देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। खैर, ये है जनाब अली आज का हमारा, जिसे कहते हैं, एक एंटीक शो जो मैंने आपको दिखाना था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ आपको इसी तरह का एंटीक दिखाऊंगा। तो उस तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।